हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के सेशन में हम बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपके 2022 और 2023 सेशन के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, रिसर्च मेथोडोलॉजी के इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो उन क्वेश्चंस पर मैंने आज के इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करवाई हूँ। तो इन 5 to 6 डेज में हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो जनरली आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में पूछे ही जाते हैं जनरली। तो वो सारे क्वेश्चन जो आपके अभी तक कवर नहीं करी हूँ मैंने क्वेश्चंस, वो कवर करने की कोशिश करी हूँ मैंने ये सारे सेशंस में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आपके एग्जामिनेशन के लिए 5 to 6 डेज रिमेनिंग है। तो इन 5 to 6 डेज में हम रेगुलर एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो जनरली आपको पूछे जाते हैं, जो पूछे जाने के चांसेस है, मैंने जो आपका पेपर एनालाइज करा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जिन टॉपिक्स पर से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके अलावा भी मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसके एग्जामिनेशन में आपके आने के चांसेस है, तो वो क्वेश्चंस को मैंने आपके सॉल्व करवाई हूँ। और जैसे कि आपको पता है 5 डेज रिमेनिंग है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए हमने रिविजन पैकेज आपके लिए लॉन्च करा है। तो रिवीजन पैकेज में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। नोट्स जो है काफी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप इंटरनेट से नोट्स स्टडी करते हो तो आप देखोगे इंटरनेट पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स हमने कहते हैं कि मैम इंटरनेट से हमने रीड करा लेकिन हमें एन टाइम पर एन मोमेंट पर हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स जो है, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ये जो रिवीजन पैकेज है एग्जाम के 4 to 3 डेज पहले, 3 to 4 डेज पहले ही वो परचेस कर इस रिवीजन पैकेज को पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इन 2 to 3 डेज में ही वो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, नोट्स और ये जो 1500 प्लस हमारी एमसीक्यूज है और प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से मिल रही है, हमारी रिवीजन पीडीएफ है। तो हमारे इसी कंटेंट से, इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में डायरेक्टली 40 में से मैं आपको बता दूं 35 to 37 एमसीक्यूज जो है हमारे इसी रिवीजन पैकेज से आपको पूछा जाएगा। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको जल्द से जल्द इस रिवीजन पैकेज को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें पहले मैसेज सेंड करना है, फिर उसके बाद आपको रिवीजन पैकेज मिल जाएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप वहां से भी उस लिंक से भी आप हमारे कंटेंट को, इस रिवीजन पैकेज को एक्सेस कर सकते हो। अब मैंने थोड़ी देर पहले आज ही मैंने आपको एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड को ओपन करना है, किस तरीके से उसका आपको सर्च करना है एडमिट कार्ड को और आपके इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है एडमिट कार्ड पर, तो मैंने वो भी बता रखा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए लिंक है और मैंने जो वीडियो बनाया है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, उस वीडियो के भी लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट, आपको जल्द से जल्द उस वीडियो को देख लेना है और अच्छी तरीके से जल्द आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। सो दैट्स इट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। What are the conditions in which type 1 error occurs? इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है अगर रिसर्चर उस ऑप्शन को परफॉर्म करते हैं और जो भी रिसर्च कर रहा है उस ऑप्शन को परफॉर्म करता है, तो उसे हम कहेंगे कि उन्होंने टाइप 1 एरर परफॉर्म किया। सो एरर क्या होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एरर क्या होता है, जब भी रिसर्चर अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एरर। अब रिसर्च में याद रखिएगा, एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि रिसर्चर अपने रिसर्च में किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, रिसर्चर अपने रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और रिसर्चर से नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उसी को हम कहते हैं, उस मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। और रिसर्चर से जो एरर्स होता है वो दो टाइप का हो सकता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 1 एरर कब अकर होता है।
तो इसके लिए आपको ये टेबल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैंने कई लेक्चर्स में ये टेबल आपको बताया है और इस टेबल के बेसिस पर मैंने नोट्स में इस टेबल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आप एक बारी नोट्स पढ़ लेते हो तो मैं अपने बैच के स्टूडेंट्स को कहूँगी कि एक बारी आप नोट्स रीड कर लीजिएगा, तो ये आपको जो टाइप 1 एरर टॉपिक है एंड टाइप 2 एरर ये एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप टेबल में देख रहे हो, आप हमेशा और रिसर्चर जो भी रिसर्च करे हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और फिर भी रिसर्चर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में आपका होगा कि रिसर्चर ने टाइप 1 एरर परफॉर्म किया। और टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी कहते हैं, अल्फा से डिनोट किया जाता है। उसी तरीके से टाइप 2 एरर क्या होता है? टाइप 2 एरर इस केस में होगा अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, फॉल्स होने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर आपने टाइप 2 एरर परफॉर्म किया। और टाइप 2 एरर को बीटा एरर भी कहते हैं। सो याद रखिएगा, टाइप 1 एरर कब अकर होता है? जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो। नल हाइपोथेसिस ट्रू होने पर भी आपने इसको क्या कर लिया? रिजेक्ट कर लिया, तो उस केस में आपने जो एरर परफॉर्म किया वो हो जाएगा आपका टाइप 1 एरर, जिसे हम अल्फा से भी डिनोट करते हैं। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। नेक्स्ट, assignment of numerals to the objects to represent their attributes is known as। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ऐसे कौन सा डेटा होता है जिसमें हम उस डेटा के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको एक नंबर देते हैं। सो उस डेटा को हम क्या कहते हैं? सो याद रखिएगा, उस डेटा को हम कहते हैं नॉमिनल डेटा। सो रिसर्च में 4 टाइप्स के स्केल होते हैं जिसमें आपके पास डेटा होता है, जिसे हम नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल भी कहते हैं और नॉमिनल डेटा भी कहते हैं। यानी उस स्केल में हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा होता है। जैसे यहाँ पर आपको इस डायग्राम में देखना है, 4 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जिसे हम इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे नॉयर। N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। नॉमिनल स्केल क्या होती है? जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उस डेटा को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड करते हो। ऑर्डिनल में क्या होता है? आप एक डेटा को आपके एक ऑर्डर देते हो, रैंक देते हो। उसी तरीके से इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करोगे, लेकिन इंटरवल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करोगे। और इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है। एंड लास्ट इज रेशो। रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे और रेशो में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो यही होते हैं आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट और 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, जिसे मैंने अपने लेक्चर सीरीज में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर देखा होगा उनको इजीली समझ में आ गया होगा कि लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ऐसे लेवल ऑफ मेजरमेंट, ऐसे स्केल जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है उस डेटा को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उस ऑब्जेक्ट को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक न्यूमेरिकल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेल है एंड फीमेल है। ओके, सो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा। अब नॉमिनल स्केल में क्या करते हैं, जो आपके पास डेटा होता है उस डेटा को आप नंबर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेल को नंबर दे दूंगी +1 और फीमेल को नंबर दे दूंगी मैं -1। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास जो भी डेटा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे मैंने जो डेटा है वो डिवाइड की हूँ मेल और फीमेल्स को, उनको मैंने एक नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप नॉमिनल स्केल में करते हो और आपके पास नॉमिनल डेटा जो होता है उसमें आप करते हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉमिनल डेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ फैक्टोरियल एनालिसिस। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज क्या होता है। सो याद रखिए, रिसर्च में एक टर्म होता है फैक्टोरियल एनालिसिस, जिसका मतलब होता है कि रिडक्शन ऑफ डेटा। सो फैक्टोरियल एनालिसिस, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होगा रिसर्च में, तो जो अननेसेसरी डेटा होगा उसको रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है, जैसे वेरिएबल ए, बी, सी, वेरिएबल डी, वेरिएबल ई, वेरिएबल एफ। अब मेरे पास इतने सारे वेरिएबल्स है। अब इतने सारे वेरिएबल्स पर मुझे फोकस करना, इनको ऑब्जर्व करना, इनको एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब रिसर्चर क्या करते हैं, जो ये वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं ए से एफ तक,
इन सारे वेरिएबल्स को रिसर्चर को एनालाइज करना मुश्किल होता है, तो रिसर्चर क्या करते हैं, इस डेटा को रिड्यूस करते जाते हैं और रिसर्चर ये पता लगाते हैं कौन से दो ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिसकी वजह से ये सारे जो वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है और कनेक्टेड है। सो जैसे मैं यहाँ पर देखूंगी कि यहाँ पर जो वेरिएबल b है और वेरिएबल d है, ये दोनों एक ऐसे वेरिएबल्स है जिसकी वजह से ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है, सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्ट है। सो रिसर्चर क्या करेंगे, जो अननेसेसरी डेटा है जो रिसर्चर को रिक्वायर्ड नहीं है, सो इन सारे डेटा को रिसर्चर मिनिमाइज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और जो वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है जिसको रिसर्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, इन दो वेरिएबल्स को रिसर्चर चुन लेते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली फैक्टोरियल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है और यूज क्या होता है कि रिसर्च में बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से रिसर्चर उन चीजों को, उन वेरिएबल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से रिसर्च जो होगी कॉम्प्लेक्स वे की तरफ चली जाएगी। सो इसलिए बहुत ज्यादा डेटा जब होता है, सो उस डेटा को रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है, और जो दो मेन वेरिएबल्स होते हैं उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को पता करा जाता है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट, find the median of the given set of numbers 2, 6, 6, 8, 4, 2, 7, 9। सो इस क्वेश्चन में हमें मीडियन पूछा गया है और हमें कुछ नंबर्स दिए गए, हमें कुछ डेटा दिया गया है, हमें मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है, आपके डेटा की जो सेंटर और मिडल वैल्यू, उसे हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है, इन स्टेप्स को आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आपको एग्जाम में कंपलसरी मीडियन, मोड एंड मीन ये फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में कंपलसरी इस पर आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। अब मीडियन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप्स को याद रखना है। जैसे कि हम स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। स्टेप 1 है कि आपके पास जो भी डेटा दिया गया है आपको उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो यहाँ पर आपको जो डेटा दिया गया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है, तो हम पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 2 दो बार आया है, फिर उसके बाद 4, देन 4 के बाद 6 दो बार आया है, देन 7, 8 एंड 9। सो हमने जो भी डेटा दिया गया था उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, छोटे से बड़े। फिर सेकेंड स्टेप में हमें देखना है आपका डेटा ऑड है या फिर इवन है। सो डेटा को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर से मतलब आपका जो डेटा है ये इवन है। सो अगर आपका डेटा इवन होता है उस केस में आपकी दो वैल्यू हो जाएगी मीडियन की। अगर मान लो आपका डेटा ऑड होता है तो उस केस में आपकी एक ही वैल्यू हो जाएगी मीडियन की। अब मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पर सिर्फ 7 डेटा है, मतलब हम 8 तक वैल्यू पकड़ लेते हैं, 8 तक वैल्यू हम चूज कर लेते हैं। अगर आपके पास 7 नंबर्स होते, 7 डेटा होता, तो इस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होती। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं राइट हैंड साइड से चलूँ 1 2 3, तो फोर्थ नंबर पे 6 आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलूँ 1 2 3 4 एंड अगेन फोर्थ नंबर पर मेरा सेम ही नंबर आ रहा है जो कि है 6। सो अगर मेरा डेटा ऑड होता तो उस केस में मेरी 6 वैल्यू हो जाती। अब इवन है, इवन के लिए मुझे किस तरीके से काउंट करना है, इवन के लिए मेरे पास टोटल 8 नंबर्स है, यानी यहाँ पर मेरे पास टोटल 8 नंबर हो जाएंगे इस केस में, यानी इवन नंबर्स है। तो मैं किस तरीके से काउंट करूंगी, 1 2 3 फोर्थ नंबर पर 6 आ रहा है और यहाँ से भी 1 2 3 4 पर 6 आ रहा है। तो इस केस में मेरे दो मीडियन के वैल्यू हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर 6 एंड 6 हमने नंबरिंग कर लिया। जैसे 8 था, यहाँ पर टोटल हमारा जो डेटा था इवन था और टोटल 8 नंबर्स थे, तो 8 डिवाइडेड बाय आप 2 कर लो तो हो जाएगा आपका 4। यानी लेफ्ट हैंड साइड से आपको फोर्थ नंबर पर जो भी नंबर आ रहा है वो चूज करना है और राइट हैंड साइड से आपके फोर्थ नंबर पर जो भी नंबर आ रहा है उसको आपको चूज करना है। तो हमने चूज कर लिया और जो नंबरिंग करने पर हमें दो वैल्यू मिल रही थी जो कि है 6 एंड 6। अभी उन वैल्यूज का हमें एवरेज लेना है। एवरेज किस तरीके से लिया जाता है, तो यहाँ पर 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाय 2। तो 6 प्लस 6 हो जाता है आपका 12 डिवाइडेड बाय 2। सो 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका 6। तो इस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट, Which of the following is not required in the formulation of research problem? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसे रिसर्च प्रॉब्लम में हम जब रिसर्च में प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं उसमें उसकी जरूरत नहीं होती है, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है।
सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, स्पेसिफाइंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। यस, अगर आप आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करो तो आपको रिसर्च का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई डिसीज है और डिसीज के अगेंस्ट मुझे एक ड्रग फॉर्म करना है, सो मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मैं ये ड्रग क्यों फॉर्म करूंगी, तो उसके पीछे मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव एम होना चाहिए। जैसे मैंने ये ड्रग फॉर्म किया क्योंकि मुझे जो भी पर्सन थे जो भी उस पर्टिकुलर डिसीज से क्योर सफर कर रहे होंगे तो उनमें वो डिसीज क्योर हो जाए, इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि उस डिसीज के जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए मैंने ये ड्रग फॉर्म कराया, तो ये मेरा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसी तरीके से ऑप्शन बी, रिव्यू इज कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वायरमेंट। मतलब आप जो ड्रग पर स्टडी कर रहे हो तो उस ड्रग के बारे में आपका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अब डायरेक्टली कोई भी ड्रग लोगे और उस पर स्टडी करोगे तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में आपका उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए और उसका एनवायरनमेंट भी पता होना चाहिए। उसी तरीके से ऑप्शन सी, एक्सप्लोर इट्स नेचर। यस, उसका नेचर भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि उसका किस तरीके से वो इफेक्टिव है, उसका पूरा आपको नेचर एक्सप्लोर करना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लोर नेचर भी पता होना चाहिए आपको, उसका नेचर भी एक्सप्लोर करना चाहिए आपके रिसर्च के प्रॉब्लम का जब आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हो। देन ऑप्शन डी, सिंगल अप्रोच। नो, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम में सिंगल अप्रोच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर जब आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हो। सो सिंगल अप्रोच का मीनिंग क्या है, अगर आपके जो भी रिसर्च की प्रॉब्लम है आप उसको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्रग है, इस ड्रग को मैं फॉर्म कर रही हूँ तो मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि वो डिसीज का लेवल कैसे मैं कम करूँ, नहीं लेकिन मुझे ये भी देखना होगा कि ड्रग के जो है ह्यूमन बॉडी पर और भी साइड इफेक्ट्स हो रहे या फिर नहीं हो रहे, ये भी देखना है। कौन कौन से उसके पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, कौन से उसके नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, ये भी देखना चाहिए। सिर्फ एक ही वे से मुझे नहीं देखना चाहिए, इसको हर एक वे से, हर एक एंगल से मुझे उसको अप्रोच करना चाहिए। सिर्फ सिंगल अप्रोच नहीं हो सकता, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं देख सकती हूँ। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंगल अप्रोच ये आपके रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, measurement of salt tolerance in plant is a variable, which type of variable it is। सो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है बेसिकली, और उसे हमें पूछा गया है कि जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है ये कौन सा वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ पर प्लांट में सॉल्ट टॉलरेंस लेवल को मेजर किया जा रहा है कि प्लांट में कितना सॉल्ट टॉलरेंस लेवल है। सो उसको मेजर किया जा रहा है, तो यहाँ पर सॉल्ट टॉलरेंस ये एक वेरिएबल हो गया। अब ये जो वेरिएबल है कौन से टाइप का वेरिएबल है, क्या ये कोफाउंडिंग वेरिएबल है, लैटेंट वेरिएबल या फिर मॉडरेटिंग वेरिएबल, ये हमें पता करना है। सो याद रखिए, प्लांट में सॉल्ट टॉलरेंस कितना है इसको हम बेसिकली प्रॉपर वे में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्ट में टॉलरेंस लेवल मेजर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसी चीजें जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली याद रखिएगा, ऐसी चीजें जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं उन वेरिएबल्स को कहते हैं लेटेंट वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेंट वेरिएबल। लेटेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसको आप थोड़ा बहुत उसको ऑब्जर्व तो कर सकते हो लेकिन उसको डायरेक्टली आप चीजों को मेजर नहीं कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट वेरिएबल। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। कोफाउंडिंग वेरिएबल, कोफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं, ये भी आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल की तरह होते हैं जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हार्म करते हैं। और कोफाउंडिंग वेरिएबल से जो बायसनेस है ये बायसनेस को इंक्रीज करती है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ऐसे रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहा है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों भी वेरिएबल को हार्म करते हैं, इन दोनों भी वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि हमें एक ऐसा वेरिएबल दिया गया है जिसको हमें मेजर करना है, जिसे हम डायरेक्टली मेजर भी नहीं कर सकते, सो उसे हम कहते हैं लेटेंट वेरिएबल, ना कि मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, A piece of research that is conducted in a natural non-artificial setting is called। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ऐसी रिसर्च जो कि एक नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट करवाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं। सो याद रखिए, एक ऐसे रिसर्च
जो एक नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट करवाई जाती है उसे हम कहते हैं फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी क्या होता है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जाकर स्टडी करते हो चीजों के बारे में। जैसे आप कोई क्रॉप्स के बारे में स्टडी कर रहे, एक कोई जोग्राफिकल एरिया है आप उसके बारे में स्टडी करें, तो आप वहां पर एक फील्ड में जाकर आप नेचुरली उन चीजों पर स्टडी परफॉर्म करते हैं, उससे हम कहते हैं फील्ड स्टडी। याद रखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में एक रिसर्च से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन दी गई है जिसमें आपका नेचुरल वर्ड आ रहा है, नेचुरल सेटिंग में अगर आप परफॉर्म करते हो, तो पूरी रिसर्च में एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें आप नेचुरल सेटिंग में स्टडी करते हो, तो उसे हम कहते हैं फील्ड स्टडी। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी में कोई टॉपिक लेते हैं रिसर्चर्स, और जो भी रिसर्च करते हैं और 4 to 5 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस होता है। अब केस स्टडी में जैसे मान लीजिए मैंने आईफोन लॉन्च करा है और आईफोन के बारे में मुझे कुछ डिस्कस करना है कि उसकी कैमरा पिक्सल कैसे इंक्रीज करा जाए, कैमरा क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, साउंड क्वालिटी, एप्स कितने होने चाहिए। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये इमेजिनेशन के बेसिस पर जितना नॉलेज है, नॉलेज के बेसिस पर थोड़ा बहुत ये हम दे सकते हैं ओपिनियन। जो 4 to 5 लोगों का ग्रुप होता है जो डिस्कस करे वो ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन वो खुद पर्टिकुलर उस फील्ड में जाकर नहीं देते, वो नेचुरली नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल सेटिंग में करवाई जाती है। वो आर्टिफिशियल सेटिंग में उनकी इमेजिनेशन, उनकी नॉलेज के बेसिस पर दी जाती है। आप मोबाइल में जाकर तो आपने देखोगे ना कि नेचुरली कैसे हैपन हो रहा है चीजें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी कॉजी एक्सपेरिमेंट। सो ऑब्वियसली कॉजी का मतलब होता है आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट जो एक्चुअल में नहीं परफॉर्म करते, अब नेचुरली नहीं परफॉर्म करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फील्ड स्टडी। नेक्स्ट, रीजनिंग फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड। सो इस क्वेश्चन में हमें एक रीजनिंग की डेफिनेशन दी गई है जिसमें हम एक जर्नल थ्योरी से एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो याद रखिए, ये जो रीजनिंग है ये रीजनिंग आपकी डिडक्शन रीजनिंग होगी। तो बेसिकली रिसर्च में दो ही टाइप की रीजनिंग होती है, एक होती है आपकी फर्स्ट इंडक्शन एंड द सेकेंड इज डिडक्शन। तो इंडक्शन रीजनिंग क्या होती है और डिडक्शन रीजनिंग क्या होती है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे इंडक्शन रीजनिंग में आपको बॉटम से देखना है। इंडक्शन रीजनिंग में हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीजों को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व के बाद हमने जो चीजें देखी है उसका एक पैटर्न फॉलो करते हैं, देन उस पर हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, एंड देन उस हाइपोथेसिस की मदद से हम एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। लेकिन उसी तरीके से डिडक्शन में आपको हमारे पास क्या होती है, जर्नल थ्योरी अवेलेबल होती है। जर्नल हमारे पास थ्योरी एक अवेलेबल होती है, जर्नल पॉइंट ऑफ व्यूज अवेलेबल होते हैं, एंड जर्नल थ्योरी के बेसिस पर हम उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, उस हाइपोथेसिस को हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन लास्ट में हम एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन बताते हैं और उस ऑब्जर्वेशन को हम कंफर्म करते हैं। सो ये होते हैं आपके डिडक्शन रीजनिंग। सो याद रखिएगा, इंडक्शन रीजनिंग एंड डिडक्शन रीजनिंग इस टॉपिक पर एग्जाम में कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिडक्शन। नेक्स्ट, Which of the following does not corresponds to characteristics of research? इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है और जिसे हम रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानेंगे। सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, रिसर्च इज नॉट पैसिव। सो यस, रिसर्च पैसिव नहीं होती है। पैसिव का क्या मतलब होता है, जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, सुन सकते हो, लिसन कर सकते हो, लेकिन ऐसे चीजें जो डुएबल नहीं होंगी, मतलब ऐसे चीजें जिन पे आप प्रैक्टिकल्स नहीं परफॉर्म कर सकते हो, उसे हम कहते हैं पैसिव। सो यस, रिसर्च आपकी पैसिव नहीं होती है, मतलब हम रिसर्च को सिर्फ देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसर्च का प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना चाहिए, और रिसर्च जो होती है हम उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हुए उसका जो हमें रिजल्ट आता है, हम ये देखते हैं कि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगी या फिर नहीं, इसीलिए रिसर्च की जाती है। और रिसर्च का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उससे कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट होना चाहिए। रिसर्च को अगर आप सिर्फ देखोगे, सुनोगे और उसे अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी रिसर्च नहीं कहलाएगी। सो याद रखिए, रिसर्च आपकी पैसिव नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। उसी तरीके से ऑप्शन बी, रिसर्च इज सिस्टमैटिक। यस, आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होती है, बिकॉज सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर। आप कुछ एक प्रॉपर
स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, स्टेप्स फॉलो करते हो। आप किसी भी तरीके से, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप पहले आपके रिसर्च का प्रॉब्लम डिसाइड कर लेते हो, आपके रिसर्च का टॉपिक डिसाइड कर लेते हो, फिर उसके बाद उस टॉपिक पर आप रिसर्च डिजाइन बनाते हो, फिर उसके बाद उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो। तो एक स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहे हो, आप कैसे भी नहीं जा रहे हो, मतलब आप डायरेक्टली डेटा नहीं कलेक्ट करोगे, आपको टॉपिक पता होना चाहिए, आपके रिसर्च का आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उस मैनर में आप आपकी रिसर्च परफॉर्म करोगे। सो यस, रिसर्च इज सिस्टमैटिक, बहुत फेमस है, सिस्टमैटिक होती है रिसर्च, ये रिसर्च की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, रिसर्च इज सिस्टमैटिक, ये रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसी तरीके से ऑप्शन सी, रिसर्च इज नॉट अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते, ना कि रिसर्च में प्रॉब्लम को जनरेट करते। रिसर्च में कोई भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं करते हम, जब भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते, हम प्रॉब्लम को जनरेट नहीं करते, लोकेट नहीं करते। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन डी गिवन है, रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो, जैसे रिसर्च में हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, पहले हम हमारा रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं, देन उसके बाद रिसर्च डिजाइन बनाते हैं कि हम किस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे हमारे रिसर्च में, देन उसके बाद हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, देन उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सो रिसर्च जो है एक प्रोसेस है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट दिया गया है आपको, मतलब ऑप्शन डी में बताया गया है कि ये रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। नेक्स्ट, research is a systematic inquiry that describes, explain, predict and control the observed phenomena. Who said? So इस क्वेश्चन में हमें एक रिसर्च की डेफिनेशन दी गई है, हमें बताना है कि इस डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने कहा था। सो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा ही जाता है कि किस डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने कहा है। जैसे कि आप ये डेफिनेशन देख रहे हो, रिसर्च की डेफिनेशन, जिसमें इन्होंने बताया कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। यस, यहाँ पर आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हो, देन आप चीजों को डिस्क्राइब करते हो, एक्सप्लेन करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, प्रिडिक्ट आपके गेसेस यूज करते हैं, आपके नॉलेज के बेसिस पर आप वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हो। सो ये डेफिनेशन आपके अर्ल रॉबर्ट बेबी इस साइंटिस्ट ने दी थी 1998 में। सो याद रखिएगा, 1998 में अर्ल रॉबर्ट बेबी इस साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन को दिया था। और उसी तरीके से जो आपको रिमेनिंग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पीवी यंग, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इनकी भी कई डेफिनेशन है रिसर्च पर, ये भी आपको एग्जाम पे पहले एक बार देख कर चले जाना है। उसी तरीके से कार्ल पियर्सन भी बहुत फेमस साइंटिस्ट है, ये एक मैथमेटिशियन है, और इनका भी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट भी मैंने आपको बताया था, बहुत फेमस है, उस कोएफिशिएंट पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और रॉबर्ट बेबी। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.